जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। जी, चंदन जी, थैंक यू सो मच। तो सर आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अभी बहुत दिन हो गए, भारत सरकार ने कमिटी भी गठित कर दिया, 8 पे कमीशन को लेकर के रूम भी अलॉट हो गए और तमाम जो है जेसीएम के लोग और सारी यूनियनें मिलकर के कुछ रिप्रेजेंटेशन हुँ, भी देने का प्रयास कर रही हैं। तो सर सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि जो जेसीएम साइड से रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, क्या ऑल इंडिया हुँ। एमपीएस एम्प्लॉयी फेडरेशन भी उसमें है? देखिए ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कन्फेडरेशन की तरफ से हम जेसीएम को अपने सुझाव दे रहे हैं लगातार। अभी हाल-फिलहाल में मेरी फ़ोन पर भी बात हुई, जो हुँ, जेसीएम के सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई थी और उनसे भी मैंने कुछ पॉइंट साझा किए थे। तो उन्होंने भरोसा जताया है कि वो पॉइंट्स रहेंगे, उस उनको किया जाएगा। अभी 10 तारीख के आसपास हमारी उनके साथ फिर बैठक होगी और इससे ठीक पहले चूँकि जेसीएम के चीफ लीडर डॉक्टर एम राघवैया साहब हैं, उनसे हुँ। हमारी तेलंगाना के सिकंदराबाद में बैठक हुई थी, तो वहाँ पर भी हमने कुछ चीज़ों को साझा किया था। तो वो एक प्रोसेस है जो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के कर्मचारियों की तरफ से जो डिमांड या जो कॉमन जो मेमोरेंडम जाएगा, उसे जेसीएम रखेगी तो सभी से ली जा रही हैं, हुँ, सबके हुँ। कंसर्न रखे जा रहे हैं, सभी से सुझाव लिए जा रहे हैं और उसकी एक कमेटी बनी हुई है, तो वो कमेटी बना रही है। तो होपफुली उस कॉमन मेमोरेंडम में हमारे सुझाव रहेंगे। अभी फाइनल तो बना नहीं है, फाइनल बनने में भी वक़्त है, 10-12 तारीख तक 10 तारीख के आसपास कहीं फाइनल होगा वो ड्राफ्ट। तो उम्मीद है उसमें हमारे जो कुछ पॉइंट्स हैं, वो रहेंगे उसमें। तो क्या मुख्य पॉइंट हैं जो मतलब कर्मचारियों की तरफ से रखे जा रहे हैं, जिसको देखिए, एक 8 पे साँस में कमीशन की बताना तो चंदन जी एक एक साँस में बताना तो थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मैं वो बता दूँ आपको, जिनके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो हम यही दबाव बनाना चाहते हैं सरकार पर कि पे कमीशन जल्द से जल्द अपना काम करे। तो हमने उसके लिए 200 दिनों का एक कैंपेन चलाया था और हालाँकि उस कैंपेन को ही 3 से 4 महीना हो गया चलाते हुए। तो लेकिन अभी उसका असर ये पड़ा है कि जेसीएम के भी बड़े-बड़े नेताओं ने बोलना शुरू किया है कि 6 महीने में कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट हैंडओवर करे कैबिनेट हुँ। को। तो एक तो जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है ताकि कमीशन के काम करने के ऊपर, तो उस पर हम लोग फ़ोकस कर रहे हैं। बाकी कुछ जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जैसे फैमिली यूनिट्स सबसे बड़ा मुद्दा है। हुँ, अभी तक जो है 3 फैमिली यूनिट्स को एक परिवार कंसिडर किया जाता था, उसके हिसाब से, उसके खर्चों को देख कर के, उसकी ज़रूरतों को देख कर के सैलरी निर्धारित की गई थी। हुँ, तो 3 से बढ़ा कर के उसमें मदर-फादर को जो पेरेंट्स हैं, उनको शामिल करने की बात चल रही है और इसको लगातार हमने मीडिया में, सोशल मीडिया में, अपने आंदोलन में, बैठकों में, धरनों में, हर तरह से हमने उसको उठाने की कोशिशें की हैं और वो अब काफ़ी सकारात्मक उसका प्रभाव दिख रहा है। तो एक तो जो यूनिट है अगर ऐसा हम करा लेते हैं तो तकरीबन-तकरीबन 66% का तो ग्रोथ ऐसे ही मिल जाएगा अगर 3 से 5 फैमिली यूनिट कंसिडर की जाती हैं। फिर दूसरा है रिटायरमेंट ऐज को लेकर के क्योंकि सरकार ने यूनिफाइड पेंशन शुरू की थी, उसमें 25 साल कैपिंग लगाई थी कि 50% पेंशन के लिए 25 साल आधार वर्ष होगा। तो ख़ास करके तमाम राज्यों में अगर मैं देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश की बात करूँ, जहाँ 40 वर्ष तक यूपीपीसीएस में सभी लोग आ सकते हैं हाँ। और 45 तक जो रिज़र्व कैटेगरी है, जिसे आप एससी, एसटी कहते हैं, वो 45 तक आ सकते हैं। हुँ, तो आप सपोज़ दैट कोई 45 साल की उम्र में नौकरी में आया, तो उसे तो 15 ही साल मिल रहे हैं, 25 साल पूरे कहाँ से होंगे? हुँ, या कोई 40 साल में भी नौकरी में आया तो वो 20 साल के बाद रिटायर हो जाएगा तो 25 साल तो मिल ही नहीं रहे। तो हुँ, अभी हम लोगों ने उस पर फ़ोकस किया है कि भई जो 40 में आया नौकरी में तो आप 65 साल अगर रिटायरमेंट कर दो 65 साल की उम्र में, तो कम से कम उसके 25 साल पूरे हो जाएँगे।
तो वैसे भी प्रोफ़ेसर्स को, डॉक्टर्स को और कुछ ऐसे टेक्निकल कैडर हैं जहाँ 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट निर्धारित किया है सरकार ने। तो ये एक समान हो जाए, 65 साल की रिटायरमेंट एज हो जाए, सरकारी नौकरियाँ वैसे ही बहुत कम हो गई हैं, हुँ, आउटसोर्सिंग बढ़ गई है। तो एक ये हमारी डिमांड है, काफ़ी इम्पोर्टेंट डिमांड है। दूसरी ये हमने कहा है कि एक देश एक विधान के रूप में, चूँकि इस देश में राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं और मतलब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है। ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, वो चाहे सेंट्रल की हों, चाहे स्टेट की हों। पब्लिक सेक्टर बैंकिंग्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल लागू होते हैं। तो हमने ये भी उसमें एक पॉइंट रखने की मतलब जो है हमने सिफ़ारिश की है कि जो पूरे देश का जो बेसिक स्ट्रक्चर हो सैलरी का, वो एक हुँ, समान हो, चाहे वो राज्य सरकार का कर्मचारी हो, चाहे वो केंद्र सरकार का कर्मचारी हो। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब अगर कोई प्राइमरी का टीचर है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है, वही रहना चाहिए, हर हुँ, जगह। उससे कम नहीं होना चाहिए। डीए सेम टू सेम सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एआईसीपीआई के अनुसार चलना चाहिए। बाकी भत्तों में वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी लोकेलिटी के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ऐसा ना हो कि बिहार में बेसिक के टीचर को 25,000 मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में 35,400 मिलेगा, गुजरात में जाके 20,000 मिलेगा, तो ये गलत है। हुँ, तो इसकी हमने आवाज़ उठाई है। दूसरा, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें एक बहुत बड़ी समस्या है। उन पर रूल्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लागू होते हैं और वो लिखते हैं कि यूनियन टेरिटरीज़ में जो मतलब जो है सीसीएस रूल्स हैं, वो गवर्न्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे लिखते हैं। लेकिन उन्हीं रूल्स को आने में 2-2 साल, 3-3 साल लग जाते हैं। जैसे सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू कर दिया 1 अप्रैल 2025 से और हुँ, हम 1 अप्रैल 2025 की 26 की तरफ बढ़ गए, 1 साल होने वाला है। यूनियन बिल्कुल। टेरिटरीज़ में या तो इंडोर्स ही नहीं हुए और अगर इंडोर्स हो भी गए तो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। हमारे दिल्ली में बहुत सारे लोग रिटायर हो चुके हैं, जिनकी 18-20 साल की ही नौकरी है और वो लोग रिटायर हो गए। बेसिकली उसमें शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं जो 2008 में भर्ती हुए थे और उन्होंने बेचारों ने चूँकि एनपीएस में उनको तो 2 ही 4 हज़ार रुपए की पेंशन मिलती है। तो हुँ, अब उन्होंने सोचा कि यूपीएस ले लेंगे, तो यूपीएस से कुछ बेहतर पेंशन मिल जाएगी। तो उन्होंने अब तक पेंशन ही नहीं अपनी डिसबर्स कराई। पैसा लिया हुँ, ही नहीं एनपीएस का ल और यूपीएस यहाँ शुरू नहीं हो पाई। तो ना तो उनको एनपीएस से पेंशन मिल रही है, ना यूपीएस से पेंशन मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो उसमें हमने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रूलिंग है, अगर वो कानून चाहे सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी पे लागू होता हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लागू होता हो, चाहे वो सेंट्रल जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उन पर लागू होता हो, वो सेम डे से लागू कर देना चाहिए। उसको डायरेक्ट एंडोर्समेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक तो ये हमारी डिमांड है और कुछ और डिमांड है जैसे जो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी 30 मार्च 2021 को जो एक गज़ट आया था डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में, वो अभी तक उस पर जो है अमल नहीं किया गया है। यही नहीं कि 22 दिसंबर 2003 तक जिनका नोटिफ़िकेशन हो गया था, उससे पहले या फिर उनका विज्ञापन निकल गया था, तो वो उन पर अभी तक लागू नहीं हुआ, तो ये भी एक मतलब जो है अजीबो-गरीब परंपरा है। तो इससे लगातार जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को मिल गया है, अच्छा यूनियन टेरिटरीज़ में अलग-अलग डेट पर इनको एंडोर्स किया गया। तो बाकी राज्यों में जिस डेट में एंडोर्स किया गया एनपीएस को उसी डेट को कट ऑफ माना गया। लेकिन यूनियन टेरिटरीज़ में मैं दिल्ली का एक आपको केस बताता हूँ। हुँ, एनपीएस जो है दिल्ली में जुलाई 2006 में इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन लागू किया उसे 1 जनवरी 2004 से। तो बाकी राज्यों में ऐसा नहीं है। अब दिल्ली ना तो पूरी तरीके से केंद्र है और ना ही राज्य है, केंद्र अच्छा। शासित है। उसे लागू किया 1 जनवरी 2006 से तो ये भी एक दिक्कत है। एडमिनिस्ट्रेशन का इश्यू है, तो जब जुलाई 2006 की डेट को कट ऑफ मानना चाहिए था। तो ये भी इस तरह के मसले हैं, इनको भी हम उठा रहे हैं। हम डिमांड ये भी कर रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों का भी रिप्रेजेंटेशन जो है जेसीएम में होना चाहिए, ये भी हम डिमांड कर रहे हैं साथ-साथ में। और भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे सीजीएचएस या अलग-अलग स्टेट जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके यहाँ की जो हेल्थ स्कीम है,
तो हमने ये भी डिमांड कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनको सीजीएचएस का ऑप्शन मिलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का उनको ऑप्शन मिलना चाहिए। ऐसे कई सारे मुद्दे तकरीबन 15 ने तैयार किया है और उनको हम कोशिश करेंगे कि वो 8वें पे कमीशन में उनको रखा जाए। तो अभी तो सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा देखेंगे तो फैमिली यूनिट को लेकर के हो रहा है। 8 पे कमीशन में हुँ। फैमिली यूनिट बढ़ना चाहिए, 3 से 5 होना चाहिए। मतलब आसान भाषा में समझाइए दर्शकों को कि 3 से 5 होने से फिटमेंट फैक्टर पर कितना असर पड़ेगा? नहीं, मैंने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में ही चंदन जी ये बात बोली थी कि देखिए जो बेसिक सैलरी तैयार की गई है, जो कैलोरी कंजम्पशंस को ध्यान में रख कर के, हुँ, तो वो 18,000 रुपए बनाई गई। हुँ, 18,000 रुपए जो मिनिमम बेसिक तैयार की गई, वो 3 फैमिली यूनिट के लिए है। ऐसे समझ हुँ, लीजिए कि अगर हम उसको 3 जगह बराबर-बराबर बाँट दें, तो 6-6 हज़ार रुपए बँट जाता है। यानी एक हुँ, आदमी पर 6,000 रुपए की बेसिक हुँ, सैलरी तैयार हुई। तो अगर हम इसको फैमिली यूनिट को बढ़ा करके 5 कर देते हैं, तो वो 5 जगह चला जाएगा, यानी 6 पंचे 30,000 हो जाएगा। 30,000 हाँ। समझ रहे हैं? हाँ, तो वो हाँ। 18,000 की जगह कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। तो अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट करोगे, पहले 18,000 था, अभी 30,000 हो गया, तो ये अपने आप ही 66% बढ़ गया। हुँ, है ना? लगभग-लगभग दोगुने के आस-पास पहुँच रहा है, 18 दूनी 36 और हम 30 पहुँच गए। तो हुँ, इस तरीके से मतलब 66% तो ग्रोथ ये हो गई। तो इसके अलावा हम कुछ कैलोरी कंजम्पशंस को और बढ़ा रहे हैं, उनकी वैल्यूज़ को और बढ़ा रहे हैं, कुछ और ज़रूरतों को इंडोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो उसमें इंटरनेट की यूज़ेज़ हों, चाहे उसमें और भी मतलब बदलते परिदृश्य के हिसाब से रहन-सहन पर जिसे आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, उसके हिसाब से कुछ ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो उसके हिसाब से भी हम लोग उसको बढ़ाने की कोशिश में हैं। तो इस हिसाब से जो 18,000 की जो सैलरी है, उसको हम 54-55 हज़ार के ऊपर ले जाना है कि उसमें है। हुँ। मतलब कर्मचारी संगठन पूरा कैलकुलेशन करने के बाद फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3 गुना की अपेक्षा है। हाँ, देखिए उसमें रखा तो ये गया है कि कम से कम हम 3.2 से शुरुआत करें, हुँ, तो उसी पर हम लोगों का फ़ोकस रहे और जितना रिप्रेजेंटेशन हो वो एक जैसा हो। हुँ, अगर 3.2 रखती है जेसीएम तो उससे कम किसी का जाए ना, तो ज़्यादा हाँ, बेहतर होगा, ज़्यादा दबाव ज़्यादा बनेगा, ही तो ये जाए, इस हाँ। तरह की प्लानिंग जी, तो हमने ये भी रखा है कि अ, हम जितनी डिमांड करेंगे ऐसा भी नहीं है कि सरकार उतना दे ही देगी। तो हुँ, अलग-अलग बैंड के लिए कुछ अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर जो वैलिड और रीज़नेबल हों, तर्कसंगत हों, अलग-अलग हम फिटमेंट फैक्टर को मतलब जो है सजेस्ट कर सकते हैं कि इस बैंड के लिए इतना हो, इस बैंड के लिए इतना हो, उस पर भी काम कर रहे हैं। हुँ। तो अभी जो जो स्थिति दिख रहा है, आपने बताया कि 200 दिनों का जो आपने टारगेट लेकर के जो कैंपेन कर रहे हैं, तो कितना मतलब उम्मीद है? क्या 6 महीने के अंदर लागू होने की संभावना है पे कमीशन का? देखिए आयोग चाहे तो 6 महीने में, 7 महीने में उसको तैयार कर सकती है। तो 6-7 महीने में तैयार करने के बाद फिर कैबिनेट का काम है अप्रूवल देने का। तो वो मतलब जो है महीने 2 महीने में वो अप्रूवल होकर के वो उस पर भी फाइनल डिसीज़न हो सकता है। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आयोग चाहे तो आजकल तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, लेकिन अब गठन होते-होते 1 साल से ऊपर हो गया। तो अगर इस तरीके से डिले होगा तो फिर कितना भी डिले हो सकता है। हुँ, लेकिन हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम उसको 6 महीने में तैयार करवाएँ। बिल्कुल। और एक बात जानना चाहेंगे कि 8 पे कमीशन में क्या यूपीएस को लेकर के भी कोई चर्चाएँ चल रही हैं? मतलब इसमें यूपीएस में कुछ सुधार नहीं, सुधार 8 पे कमीशन में चंदन जी, सीधा-सीधा एजेंडा है कि रिएक्टिवेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। अच्छा। अगर आप चौथा, 5वां आप देखेंगे टीओआर में हुँ, जो हमारे जो कंटेंट है, तो उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम का रिस्टोरेशन एक बड़ा मुद्दा है। हुँ, तो हम तो हुँ। डिमांड ही ओल्ड पेंशन स्कीम की रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो यूपीएस में सुधार या एनपीएस में सुधार उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हुँ, वो काम सरकार का है। लेकिन हाँ, बैकडोर से हम कुछ सजेशंस ऐसे देते रहते हैं कि देखो एनपीएस में भी बदलाव करके या यूपीएस में भी बदलाव करके ओपीएस को रिस्टोर किया जा सकता है।